आज हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के लिए आपको ये पता है कि लाइट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और लाइट के दो नेचर डिफाइन किए गए। अब दो नेचर जो लाइट के डिफाइन किए गए हैं वो किस तरीके से हैं और कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज दी। तो सबसे पहले तो न्यूटन आए थे, उन्होंने कहा था कि लाइट पार्टिकल से बनी हुई है और लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स है उसको उसने कॉर्पस्कुलर का नाम दिया था। लेकिन उससे उन्होंने कोई चीज एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नहीं है, और वो साइंटिस्ट थे हाइगेंस। हाइगेंस प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे लाइट वेव्स में। उन्होंने कहा था कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नहीं बल्कि वेव है। हाइगेंस उस समय छोटे साइंटिस्ट थे और न्यूटन बड़े साइंटिस्ट थे, तो हाइगेंस की इस प्रिंसिपल को उतनी वैल्यू नहीं दी गई जितनी कि न्यूटन को दी जाती थी। तो न्यूटन की थ्योरी को उस समय माना गया कि लाइट पार्टिकल से बनी हुई है, बट हाइगेंस ने अपनी एक वेव की थ्योरी दी थी। उसके कुछ सालों बाद फिर एक और थ्योरी आई, और वो थ्योरी आई कार्ल मैक्स प्लैंक की आई। मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी कि लाइट जो है वो अगेन एक पार्टिकल से बनी हुई है, और पार्टिकल से बनी हुई है तो फिर पार्टिकल की थ्योरी को थोड़ा और इंपॉर्टेंस मिली। लेकिन फिर एक और साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल। आप लोगों को पता है कि मैक्सवेल एक बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी। मतलब उन्होंने ये माना कि जो लाइट है वो वेव से बनी हुई है। तो इस तरीके से कुछ थ्योरीज पार्टिकल की आई, कुछ थ्योरीज वेव्स की आई, और आपस में साइंटिस्ट इस बात को बहस करते रहे कि लाइट पार्टिकल की है या वेव की बनी हुई है। फिर एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रॉय। उन्होंने कहा कि भाई, आप लोग को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लाइट जो है उसके दोनों नेचर है, लाइट पार्टिकल भी हो सकती है, लाइट वेव भी हो सकती है। और उसके लिए उसने वेव पार्टिकल डुअलिटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा कि एक ही चीज एक ही साथ पार्टिकल और वेव दोनों तरीके से बिहेव कर सकती है। तो इसलिए हम इसके लिए दो अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स में हम ये कह सकते हैं कि हम इस ऑप्टिक्स के चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा रे ऑप्टिक्स, जिसको आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, और दूसरा होगा वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि रे का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है? जो लाइट का वेव नेचर बताएगा। इसमें हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट डिफ्रैक्ट कैसे करती है, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, तो जैसे कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो पहला हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, और फिर रे ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद जब आगे हम जाके कभी वेव पढ़ेंगे तो वेव के बाद ही हम वेव ऑप्टिक्स में आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा कंसंट्रेशन रे ऑप्टिक्स पे रहेगा। रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने जैसा सीखा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये दो चीजें हैं जिनके बारे में हम मेनली पढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शन भी अलग अलग सरफेस से हो सकता है, प्लेन सरफेस से हो सकता है जिसको प्लेन मिरर कहते हैं, स्फेरिकल सरफेस से हो सकता है जिसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जैसा आपको पता है। और उसी तरीके से रिफ्रैक्शन भी जो है वो प्लेन सरफेस से हो सकता है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। जैसे एग्जांपल आप प्रिज्म मान सकते हैं, प्रिज्म में भी जो रिफ्रैक्शन होते हैं वो प्लेन सरफेस से ही होते हैं। या आप जब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ते हैं तो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन में हमारे पास लेंसेस आ जाती है। तो ये पूरा इस चैप्टर में हम लोग को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, और ये सीखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ये चैप्टर है तो फॉर्मूला बेस्ड, आपको फॉर्मूले को सही से विद साइन अगर आप पुट करते हैं तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में क्या क्या चीजें हैं हम एक एक करके समझते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में जैसा कि हमने अब सीखा है कि हम रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे, और रिफ्लेक्शन के बाद फिर हम रिफ्रैक्शन में आएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें यह समझते हैं कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे का मतलब क्या होता है। ये मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम जब आगे ऑब्जेक्ट इमेज की बात करते हैं, एक से ज्यादा मिरर आ जाते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑब्जेक्ट कैसे बन रही है, इमेज कैसे बन रही है, और उनका जो फॉर्मेशन है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे आपको पता है कि
कोई भी सरफेस में अगर रिफ्लेक्शन होने वाला है तो रिफ्लेक्शन होने के पहले जो भी रेज उस सरफेस से आकर टकराने वाली हैं, स्ट्राइक करने वाली हैं, उन रेज को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। वो इंसिडेंट हो रही हैं उस सरफेस पे, और जो भी रेज उस सरफेस से टकरा कर वापस जा रही हैं उनका नाम हम लोग देते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो दो तरीके की रेज होंगी, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर दो मिरर्स बना दिए। ये दोनों प्लेन मिरर्स हैं, एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, और हमने यहां पर कोई एक मिरर का नाम M1 दे दिया है, दूसरे मिरर का नाम M2 दे दिया है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आती है, इस मिरर पे टकराती है, फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहां टकराएगी, और इस तरीके से कई बार इसके रिफ्लेक्शंस होते जाएंगे। हम अब कंसीडर करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रे में सेकंड रे को कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि सेकंड रे के बारे में क्या है। अब सेकंड रे को क्या कहा जाएगा, हम इंसिडेंट रे कहेंगे या रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे? तो बात आती है कि भाई कि हम सेकंड रे को देख रहे हैं तो हम किस मिरर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे कि ये सेकंड रे जो है ये मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, टकरा के आ रही है, तो सेकंड रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे किसके लिए? मिरर M1 के लिए। यही सेकंड रे इस पे दूसरे मिरर M2 पे जाकर टकराने वाली है, स्ट्राइक करने वाली है। तो स्ट्राइक करने वाली है मतलब इसको अब कहा जाएगा इंसिडेंट रे। तो सेकंड रे इंसिडेंट रे है मिरर M2 के लिए, सेकंड रे रिफ्लेक्टेड रे है मिरर M1 के लिए। तो हम ये यहां पे ये कहा जा सकता है कि अगर हम रे 2 की बात कर रहे हैं तो रे 2 एक ही साथ दो प्रॉपर्टी शो करती है। इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे अगर कहेंगे तो बताना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टेड रे किसके लिए है। तो रिफ्लेक्टेड रे ये मिरर M1 के लिए है। उसी तरीके से हम इसी रे को इंसिडेंट रे भी कह सकते हैं, और अगर हम इसको इंसिडेंट रे कहेंगे तो ये भी बताना पड़ेगा कि किस मिरर की इंसिडेंट रे। तो ये हो जाएगी मिरर M2 की इंसिडेंट रे। ठीक है, तो यहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच पे अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब भी मैं आगे से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का नाम लूंगा तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम किस मिरर की बात कर रहे हैं। एक ही रे एक ही समय पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों का काम कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को समझने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमें समझना है वो है ऑब्जेक्ट और उसकी बनी हुई इमेज को। क्योंकि ये पूरा चैप्टर हमें इन्हीं के बारे में समझने में लगता है कि ऑब्जेक्ट कहां है, उसकी इमेज कहां बन रही है। तो पहले ऑब्जेक्ट और इमेज की डेफिनेशन समझते हैं। कहीं पर भी हमको जब इंसिडेंट रे मिलती हैं तो वो एक नहीं बल्कि कई सारी इंसिडेंट रेस मिलती हैं, और वो सारी इंसिडेंट रे किसी ना किसी पॉइंट पर टकराती हैं। या तो टकरा रही होती हैं असली में, रियल में, या हमको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमको लगता है कि वो इंसिडेंट रे कहीं ना कहीं टकराएंगी। तो ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हम उस पॉइंट को डिफाइन करेंगे जो कि इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। तो जहां पर भी इंसिडेंट रेज आपस में मिलेंगी उस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अभी आपको समझाऊंगा डायग्राम से। और उसी तरीके से अगर हम जब इमेज की बात करते हैं तो इमेज को हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इमेज को हम डिफाइन कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके लिए अब हम डायग्राम की मदद लेते हैं और ये समझते हैं कि कैसे हमने ऑब्जेक्ट और इमेज को डिफाइन किया। मान लीजिए ये कोई एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर में ये कुछ रेज हैं जो जाकर मिरर पे टकरा रही हैं। अगर ये सारी रेज मिरर पे टकरा रही हैं तो इस मिरर के लिए इन तीनों रेज को इंसिडेंट रे कहा जाएगा, और इंसिडेंट रेज जो मिरर पे आकर टकरा रही हैं और जो भी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम लोग नाम देंगे ऑब्जेक्ट का। अब इन रेज का रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई, ये उसी रास्ते में वापस आ जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर आ गई। जैसा कि हमने इमेज की डेफिनेशन देखी कि इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ये दो को ही देख लीजिए, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं पर आपस में टकराती हुई नहीं लग रही, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही। अगर कभी ऐसा होगा तो हम इन रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे और फिर हम इनको आपस में कहीं ना कहीं मिलता हुआ देखेंगे।
और अगर ये कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखेंगी तो जहां पर भी दिखेंगी इसको हम लोग नाम देंगे इमेज का। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इमेज है, और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, इमेज यहां रखी है। जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल और वर्चुअल हम लोग डिफाइन करते हैं, तो आप खुद इस डायग्राम से देख के समझ सकते हैं कि जो भी चीज जो असली में इंटरसेक्शन हो रहा है, जैसे ये इंसिडेंट रेज है, इनका इंटरसेक्शन रियल में हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम देंगे कि ये ऑब्जेक्ट रियल नेचर का है। वहीं जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इनका इंटरसेक्शन रियल में नहीं हो पाया क्योंकि ये सब एक दूसरे से दूर जा रही थी, तो हमने जब इनको पीछे खींच के मिलाया तो ये इमेज तो बन गई है, लेकिन इस इमेज को हम रियल नहीं कह सकते हैं, इस इमेज को हम लोग वर्चुअल कहेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसा सिर्फ प्लेन मिरर के नहीं, बल्कि आपको कहीं पर भी कैसा भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिले, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इस बात को समझना है कि जहां पे इंटरसेक्शन रियल में होगा उसको रियल कहा जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, और जहां पे रियल में नहीं होगा, हम पीछे प्रोड्यूस करके उनको आपस में मिलाएंगे, उस पॉइंट को हम लोग इमेज कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक दूसरा प्लेन मिरर बनाते हैं, और इस दूसरे प्लेन मिरर में मैं कुछ इंसिडेंट रेस को इसके ऊपर स्ट्राइक करवाता हूं। तो जैसे मान लीजिए ये कुछ इंसिडेंट रेस है। अब अगर ये इंसिडेंट रेज हैं तो आप मुझे ये बताइए कि ऑब्जेक्ट किधर होना चाहिए। तो कई लोग ये आंसर देते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होना चाहिए, इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, लेकिन वो गलत इसलिए है क्योंकि अगर ये रेज इन्फिनिटी से आ रही होती तो क्या वो रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती? बिल्कुल होती पैरेलल, लेकिन क्योंकि पैरेलल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है। तो फिर ऑब्जेक्ट कहां है? तो जैसे हमने डेफिनेशन सीखी कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रेज आपस में टकराती हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये इंसिडेंट रेज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं इस तरफ, तो यहां पे तो स्ट्राइक नहीं कर सकती हैं, तो फिर हम इनको मिलाने के लिए मिरर के पीछे एक्सटेंड कर देंगे, खींच देंगे, और जहां पर भी ये सारी रेज मिलेंगी उसको हम नाम देंगे ऑब्जेक्ट का। अब इन रेज का रिफ्लेक्शन होगा, रेज यहां पे आई थी तो इनका रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन रे रिफ्लेक्टेड के रेज यहाँ पे मिलेंगी, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी उसको हम नाम देंगे इमेज का। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, और सेम लॉजिक का यूज करके हम ये बता सकते हैं क्योंकि इनका इंटरसेक्शन रियल में नहीं हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट रियल नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। वहीं इनका इंटरसेक्शन रियल में हुआ है तो ये इमेज जो है वो रियल है। तो ये रियल इमेज की वर्चुअल ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसा मैंने कुछ देर पहले ये यूज किया कि ऐसा सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं है बल्कि हर तरीके के मिरर के लिए एप्लीकेबल है, तो वहीं अगर यहाँ पर कोई कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर भी होते तो हम सेम बात का यूज कर सकते थे। जैसे मान लीजिए ये एक स्फेरिकल मिरर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर में अगर ये इंसिडेंट रेज हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इन इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट है, और अगर इनका रिफ्लेक्शन होकर ये रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर आपस में मिल जाती हैं तो इसको हम कहेंगे इमेज। अब आप खुद बता सकते हैं क्योंकि ये रियल में हुआ है तो ऑब्जेक्ट भी रियल है, और ये भी रियल में हुआ है तो इमेज भी रियल है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का नेचर रियल है, इमेज का नेचर भी रियल है। हालांकि एक बात और आपने अगर गौर की हो तो वो जनरलाइज की जा सकती है कि जब भी आप कोई मिरर रखते हैं तो एक मिरर के आगे की दुनिया होती है इस तरफ, और एक मिरर के पीछे की दुनिया होती है। आप कभी मिरर के पीछे देख नहीं सकते हो, आपको मिरर के पीछे लगता है कि कुछ होगा। तो जो भी मिरर के पीछे लगता है एक्चुअल में दिख नहीं रहा है, तो जो भी मिरर के पीछे बनेगा उसको हम लोग वर्चुअल कहेंगे, और जो भी मिरर के आगे होगा उसको हम लोग रियल कहेंगे। तो जैसे इस डायग्राम में आप कह सकते हो कि ये मिरर अगर रहा तो इसके आगे जो है वो रियल है और इसके पीछे जो है वो वर्चुअल है। सेम गोज विद दिस डायग्राम, ये मिरर रहा, इसके आगे जो है वो रियल है, पीछे जो है वो वर्चुअल है, और ये चीजें आगे जाके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है, इसमें ये इस मिरर के आगे का पार्ट है, ये मिरर के पीछे का पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज दोनों आगे बने हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों का नेचर रियल है। वहीं अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल लेता, और कॉन्वेक्स मिरर में मैंने रे डायग्राम बनाया, ये हो गई इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज का मतलब ऑब्जेक्ट, और अगर इनका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रेज। लेकिन क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये नहीं मिल सकती हैं, तो मिलाने के लिए हम इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, जहां पर ये मिलती हुई लगेंगी उसको हम लोग
इमेज कहेंगे। आप खुद बता सकते हो क्योंकि इनका इंटरसेक्शन रियल में नहीं हुआ है तो ये वर्चुअल है, इनका इंटरसेक्शन रियल में हुआ है तो ये रियल है। और जो दूसरा लॉजिक मैंने आपको बताया था कि मिरर के आगे सब चीज रियल है, मिरर के पीछे सारी चीजें वर्चुअल है। तो अभी हम लोग ने ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा, इमेज के बारे में सीखा, ठीक है। आगे भी ये चीजें हम रिफ्रैक्शन में भी सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पर अभी हम लोग रिफ्लेक्शन में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रिफ्लेक्शन में अब हम लोग पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअली है क्या। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, कोई जरूरी नहीं कि मिरर ही हो, हालांकि हम जनरली मिरर की बात करते हैं, कोई भी प्लेन सरफेस है, कोई भी रे आके टकराएगी तो वापस जरूर जाएगी। और इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन बनाएंगे, किसके परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर। तो ये रहा मिरर, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई गई जिसको हम लोग नाम देंगे नॉर्मल का। तो जब भी मैं आगे से नॉर्मल का शब्द यूज करूंगा तो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो ये नॉर्मल इस मिरर के परपेंडिकुलर। इस रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे और इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। या अगर मैं इसको नाम देता हूं एंगल आई और इसको नाम देता हूं एंगल आर, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। हालांकि जब हम आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो एक बात हम ध्यान रखेंगे कि ये दोनों एंगल्स अगर बराबर होते हैं तो ये आपको जो एंगल्स दिख रहे हैं ये एंगल भी अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको एंगल का नाम देता हूं अल्फा और इसको नाम देता हूं बीटा, तो ये अल्फा और बीटा भी एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों होंगे? जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। ये नॉर्मल है तो ये 30 है तो ये 60 होना चाहिए क्योंकि टोटल 90 होगा। उसी तरीके से ये 30 है तो ये भी 60 होना चाहिए, टोटल 90 होगा। तो ये दोनों 60-60 मतलब ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर है। तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल है। ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। दूसरा ये कहता है कि ये तीनों रेज जो हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में लाई करती है। क्या मतलब है? बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, और आपको दिख सकता है कि ये तीनों के तीनों इस बोर्ड में ही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रिफ्लेक्टेड रे यहां पर आ जाए। इंसिडेंट रे बोर्ड में है, नॉर्मल बोर्ड में है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड में ही रहेगी। तो दूसरा लॉ हम ये कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों चीजें जो हैं लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने प्लेन सरफेस के लिए पढ़ा है, पर ये कोई जरूरी नहीं कि प्लेन सरफेस ही हो, कोई भी इरेगुलर सरफेस हो सकती है। और अगर इस सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग मानते हैं जिससे रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर भी लगा सकते हैं। कैसा लगता है? इसको समझने के लिए अगर कोई सर्कल है या कोई स्फीयर है, उसका एक सेंटर होता है। कोई भी लाइन जो सेंटर से निकल के जाती है वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि नाम नॉर्मल है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर। तो कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से या उसके स्फीयर के सेंटर से निकल के जाएगी उसको हम लोग नॉर्मल का नाम देंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमें पता करना है कि यहां पर क्या होगा, तो अगर कोई इंसिडेंट रे यहां पर आई और हमें पता करना है कि किधर जाएगी, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एक आर्क है और इस आर्क को हम एक सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कर्वेचर दिख रहा था इससे हमने एक सर्कल बना लिया। सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर से पास करने वाली जो लाइन बनेगी इसको हम लोग नाम देंगे नॉर्मल का। और फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करके हम एक लाइन ये बना देंगे। हम ये कहेंगे कि ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और यहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल रहेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए नहीं बल्कि किसी भी इरेगुलर सरफेस के लिए हम लगा सकते हैं। बस हमें उसमें एक सर्कल का या स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सेंटर से बनाने वाली लाइन को नॉर्मल कहते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर।
ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बट इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे कि हम इसमें थोड़ा और समझें कि कैसे हमें किसी भी प्रॉब्लम में इसको यूज करना है। हालांकि क्योंकि हमें इसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हर जगह करना है या अल्फा इज इक्वल टू बीटा करना है, उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी चीज और बता दूं। ज्योमेट्री बहुत सालों से हो सकता है कि आपके कांटेक्ट में ना रही हो, तो इसमें हम कुछ एंगल्स डिफाइन करते हैं। वो एंगल्स कैसे होते हैं, तो ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये तीसरी लाइन इसको कट करके गई है। इस एंगल को अगर मैं अल्फा कहता हूं, इस एंगल को अगर बीटा कहता हूं, तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा। ये दोनों एंगल्स का क्या नाम होता है, इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो आगे से मैं इस शब्द का यूज करूंगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरी लाइन कट करके जाती है तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ठीक है, ये बीटा और ये गामा जो है ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं। आप देख सकते हैं इसको अगर छुपा दिया जाए तो ये दो लाइन एक दूसरे से आपस में टकरा के जा रही हैं। एक एंगल इधर है और ठीक इसके अपोजिट ये दूसरा एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। एंगल बीटा इज इक्वल टू एंगल गामा, और इनको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, या आप चाहें तो इसको सिर्फ अपोजिट एंगल्स भी कह सकते हैं। तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं, इनको अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है ये अल्फा और ये गामा। तो अगर मैं इस बीटा को फिलहाल कंसीडर नहीं करता हूं, आप इन दोनों लाइन को देखें तो ये अल्फा और ये गामा में ये दो लाइन पैरेलल रही, तीसरी लाइन कट करके गई। इस लाइन के इस तरफ का एंगल अल्फा है, इस लाइन के इस तरफ का एंगल गामा है। ये अल्फा और गामा भी एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे, और ये दोनों एंगल जो इक्वल होते हैं इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए इंफॉर्मेशन दी क्योंकि आगे जाकर हमें इसका ज्योमेट्री में यूज करना पड़ेगा, जहां पर भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जैसा मैंने आपको मान लीजिए दो मिरर्स दिए हैं, ये एक मिरर रहा, ये एक दूसरा मिरर रहा। ये दोनों मिरर एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड होकर रखे हुए हैं। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट आती है, किसी भी एक मिरर के पैरेलल आती है। ठीक है, आप किसी भी एक मिरर के पैरेलल ले सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने कहा कि इस मिरर के पैरेलल एक लाइट आई, तो ये रे ऑफ लाइट इस मिरर के पैरेलल आ रही है, इसका रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, पहली बार रिफ्लेक्शन हुआ और फिर इसका दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ, दो बार रिफ्लेक्शन हमने कंसीडर किया। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि ये वाली जो रे है ये इसके पैरेलल है और ये जो फाइनली रे जा रही है ये इस मिरर के पैरेलल है, तो इन दोनों मिरर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, फाइंड एंगल थीटा। तो क्वेश्चन क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। यहाँ पे दो मिरर्स हैं, एक दूसरे पर इंक्लाइंड है, ये थीटा जो हमको फाइंड आउट करना है। एक रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन होके जब ये फाइनली निकली तो ये रे इस मिरर के पैरेलल हो गई। हमको इस एंगल थीटा को फाइंड आउट करना है। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे 2 मिनट के लिए, सोचेंगे कैसे करना है और फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो आप लोगों ने अगर सोचा होगा कैसे करना है तो कई लोगों ने इसका आंसर निकाला होगा, और इसका आंसर है 60 डिग्री। जिनका नहीं आया वो थोड़ा ध्यान दे कैसे करना है। रिफ्लेक्शन की जहां पर भी प्रॉब्लम आएगी कोशिश करो सबसे पहले बनाने का क्या, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल हम बनाएंगे तभी तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बन गई, इसका नॉर्मल, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बन गई, इसका नॉर्मल। ठीक है, यह एंगल आपको थीटा दिख रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें कि अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी थीटा कहा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि यहाँ पे अल्फा और बीटा एक दूसरे के बराबर थे, जिनको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते थे। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये दोनों एंगल तो अगर आपस में बराबर होते ही हैं। क्यों होते हैं, जैसा हमने कुछ देर पहले सीखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि इनको भी बराबर किया जा सकता है। उसका मतलब कि अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ये एंगल थीटा है तो इसको भी हम थीटा कह सकते हैं, ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको देखो, इसको देखो, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन ये, पैरेलल लाइन ये, और ये तीसरी लाइन है जो कट करके जा रही है।
अगर इसने थीटा का एंगल यहां बनाया है तो इसने यहां पर भी थीटा का एंगल बनाया होगा, तो ये एंगल थीटा है तो आप इसको भी थीटा कह सकते हो। अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन बराबर, ये थीटा है तो हम इसको भी थीटा कह सकते हैं। फिर आपको दिख जाएगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्योंकि तीनों एंगल बराबर होते हैं, आप ये लिख सकते हैं आंसर की थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम रही जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड थी। दूसरी प्रॉब्लम में आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको लिख के देता हूं, उसका डायग्राम आपको खुद से बनाना है और फिर खुद से ट्राई भी करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि two mirrors are inclined in such a way that a ray of light coming parallel to one of the mirrors start retracing its path after third reflection. Find the angle between the mirrors. तो रीट्रेस करने का क्या मतलब होता है? रीट्रेस करने का मतलब जिस रास्ते पे कोई रे आ रही है उसी रास्ते पे जब लौट जाएगी तो उसको हम लोग कहते हैं रीट्रेस करना। जैसे अगर ये एक प्लेन मिरर है, कोई भी रे अगर इसमें परपेंडिकुलर आके टकराएगी तो क्या वो उसी रास्ते में लौट जाएगी? इसको हम लोग कहते हैं कि रे उसी रास्ते पे लौट गई, इसको हम कहते हैं रीट्रेस करना। ठीक है, तो हमें ये कहा गया है कि दो मिरर्स एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं और रिफ्लेक्शन के बाद, तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद रे अपने उसी रास्ते पर लौटने लगती है जिस रास्ते पर वो वापस, जिस रास्ते पे आई थी उसी रास्ते वापस लौटने लगती है। तो दोनों मिरर के बीच में क्या एंगल होगा? आप अगेन 2 मिनट वीडियो पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखिए, इसमें हमें अगेन 2 मिरर्स बनाने हैं, तो हम यहां पे 2 मिरर्स ड्रॉ करते हैं। एक मिरर हो गया ये, दूसरा मिरर हो गया ये। क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो ये लिखा है कि 2 मिरर्स एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं किसी एंगल पर, और वो कुछ इस तरीके से हैं कि एक रे ऑफ लाइट किसी एक मिरर के पैरेलल आती है। ठीक है, तो आप किसी भी एक मिरर के पैरेलल रे को ला सकते हो। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने इसी मिरर के पैरेलल एक रे को लिया है, तो ये रे इस मिरर के पैरेलल आ रही है। यहां से इसका पहला रिफ्लेक्शन हुआ, ये रे इधर आई, यहां पे जाकर कहीं इसका दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर ये रे आगे बढ़ी और फिर यहां पर इसका तीसरा हुआ। तो आप देखेंगे कि मैंने इस थर्ड रे को इसके परपेंडिकुलर इससे टकराया। रीजन ये है कि क्योंकि इसमें लिखा है कि स्टार्ट रीट्रेसिंग इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। कई लोग गलती करते हैं कि दूसरा रिफ्लेक्शन ही परपेंडिकुलर करवा देते हैं, तो वो दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद रे लौट जाएगी। हमें तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद रे को लौट आना है, तो तीसरा रिफ्लेक्शन इस मिरर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पहला यहां रहा, दूसरा यहां रहा, तीसरा यहां रहा। ठीक है, डायग्राम में कई लोग गलती ये कर रहे होंगे कि रे इधर से आकर इधर भेज देंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था कि रे इधर से आकर इधर चली गई थी, तो इसका तो तीसरा रिफ्लेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमें तीसरा रिफ्लेक्शन करवाना है तो रे को हम इधर लेके आएंगे। मिरर कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होंगे कि वो रे उधर ना जाकर इधर ही लौट के आएगी और इसका तीसरा रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। तीसरा रिफ्लेक्शन मिरर के परपेंडिकुलर हुआ है, अब यहां पर रे आएगी तो वापस उसी रास्ते में लौट जाएगी। तो अब सवाल हो गया, इसका डायग्राम ये बन गया। अब इसको हम कैसे ज्योमेट्री से सॉल्व करते हैं? जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये रिफ्लेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं इसमें नॉर्मल बनाना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल जब बनेगा तभी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। एक नॉर्मल इधर बना देते हैं, दूसरा नॉर्मल इधर बना देते हैं। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो इसको भी थीटा कह सकते हैं। रीजन अगेन यही है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों आपस में इक्वल होते ही हैं, ये थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा हो गया। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, इतना हमको पता चल गया। अब थोड़ा और ध्यान दें और हम इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर करें, इस ट्रायंगल में आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है, अंदर के एंगल हैं, तो क्या ये एंगल एक्सटीरियर एंगल कहा जा सकता है? तो ये दोनों इंटीरियर एंगल, ये उसका एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम होता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं 2 थीटा। यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है, रिफ्लेक्शन में ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते ही हैं। ये 2 थीटा है तो अगेन हम इसको भी 2 थीटा कह सकते हैं, और ये 2 थीटा रहा, ये थीटा रहा, ये एंगल 90 डिग्री रहा क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री है तो इनका सम भी 90 डिग्री होना चाहिए। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि थीटा
प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ये इन दोनों मिरर के बीच का एंगल होगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको ये दिया गया है कि एक रे ऑफ लाइट इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, becomes horizontal after reflection from plane mirror. Find the angle at which the plane mirror is inclined with the horizontal. मतलब क्वेश्चन ये है कि एक रे ऑफ लाइट 24 डिग्री के एंगल पर आ रही है हॉरिजॉन्टल से, एक मिरर से टकराती है और मिरर से टकराने के बाद वो रे हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो मिरर से टकराने के बाद रे हॉरिजॉन्टल अगर होती है तो वो मिरर कितने एंगल पर इंक्लाइन करके रखा गया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हमको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक रे ऑफ लाइट 24 डिग्री के एंगल पर आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल हो गया ये, और इस हॉरिजॉन्टल के संग इसने 24 डिग्री का एंगल बनाया है। अब इस रे को रिफ्लेक्शन के बाद हो जाना है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होने की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ये हो सकता है कि ये रे इसी तरफ हॉरिजॉन्टल होके वापस आ जाए, या एक दूसरा हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल होके दूसरी उस तरफ चली जाए। हम दोनों के लिए इसको सॉल्व करेंगे। अगर मान लो ये रे ऑफ लाइट इस तरफ हॉरिजॉन्टल होके आई होती, तो ये इसका ट्रैवल करने का पाथ हो जाता और कहीं मिरर इस तरीके से रखा हुआ होता जिससे कि रिफ्लेक्शन हुआ होता। तो ये मान लेते हैं कि मिरर की पोजीशन हो गई, ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई थी जो कि 24 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनाती थी, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे खुद हॉरिजॉन्टल हो गई। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि ये मिरर ने कितना एंगल हॉरिजॉन्टल के संग बनाया है, ये एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है तो क्या बनाएंगे सबसे पहले? नॉर्मल। तो ये बन गया नॉर्मल, और नॉर्मल बनते ही ये 24 डिग्री अगर है पूरा एंगल, तो इसके आधे एंगल हम कह सकते हैं कि ये 12 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 12 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 24 डिग्री दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये एंगल बता सकते हो कैसे आएगा? ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, और सरफेस के अगर परपेंडिकुलर है तो ये अगर 12 है तो ये 78 डिग्री होना चाहिए, जिससे कि इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए। ये नॉर्मल रहा, और ये 78 डिग्री है तो इसको भी 78 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। कुछ देर पहले हमने सीखा था कि दो लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसका पहला आंसर होगा 78 डिग्री, जिसमें कि मिरर को अगर रखा जाए तो रे रिफ्लेक्शन के बाद हॉरिजॉन्टल हो जाए। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यही रे ऑफ लाइट जो 24 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से आई थी, इसको हमें हॉरिजॉन्टल करना तो है, लेकिन हॉरिजॉन्टल अब ये रे इधर जाकर होगी। ठीक है, तो अभी हमने हॉरिजॉन्टल को इधर आके बनाया था, लेकिन हॉरिजॉन्टल उधर भी हो सकती है। मिरर कैसे रखा होगा? तो आपको पता है कि ये अगर इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो कहीं बीच में इनका नॉर्मल रहा होगा, जिससे कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर रहेंगे, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर मिरर इस तरीके से रखा होना चाहिए। तो ये मिरर की पोजीशन हो गई, जो मिरर इनके बीचों बीच रखा हुआ है, ये हो गया मिरर। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनी इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इंसिडेंट रे जो है वो हॉरिजॉन्टल से 24 डिग्री के एंगल पे आ रही थी। क्या फाइंड आउट करना है हमें? हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो मिरर रखा है इसने हॉरिजॉन्टल के संग कितना एंगल बनाया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, मान लेते हैं कि एंगल थीटा यही निकालना होगा हमें। ठीक है, क्या ये एंगल थीटा है तो इसको भी थीटा कह सकते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स, ये थीटा है तो इसको भी हम एंगल थीटा कह देंगे, ये दोनों एंगल बराबर है। ये रहा नॉर्मल, और अगर ये नॉर्मल रहा तो हमको पता है कि ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल होते ही हैं, ये और ये आपस में इक्वल हैं ही, और अगर ये थीटा है तो क्या तुम इस एंगल को भी थीटा कह सकते हो? ध्यान से देखना इसमें, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये रहा मिरर, ये रहा मिरर, ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे आई, इस एंगल को थीटा कहोगे तो इसको भी थीटा कह सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए, तो ये थीटा है तो हम इसको भी थीटा कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि पूरा एंगल 24 था, ये थीटा है, तो क्या इस एंगल को निकाल सकते हैं? कितना कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा 24 माइनस थीटा। अब जरा ध्यान दो, ये मिरर यहां से स्टार्ट होकर यहां चला जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा है, और यही मिरर जब आगे बढ़ा
तो इसने हॉरिजॉन्टल से बनाया है 24 माइनस थीटा। तो ये मिरर जो हॉरिजॉन्टल से 24 माइनस थीटा बना रहा है, यही मिरर हॉरिजॉन्टल से पहले थीटा बना रहा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 24 माइनस थीटा और थीटा दोनों बराबर होंगे? इसका मतलब थीटा आ जाएगा 12 डिग्री। तो इसके दो आंसर्स होंगे, एक होगा 12 डिग्री और एक होगा 78 डिग्री। ठीक है। हालांकि अगर आप आंसर पे थोड़ा ध्यान दें तो अगर हमको रे ऑफ लाइट जो दी थी वो 24 डिग्री पर आती हुई दी थी, तो एक आंसर हो गया था इसका आधा, मतलब 12 डिग्री, 24 का आधा, और दूसरा आंसर इसका हो गया 90 माइनस 12 मतलब 78 डिग्री। ठीक है। तो वही अगर ये रे हमको दी होती 30 डिग्री की, तो एक इसका आंसर होता इसका आधा 15 डिग्री और दूसरा होता 90 माइनस 15 मतलब 75 डिग्री। तो इसके इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप इसको याद रख सकते हो, एक को आधा करना है और एक को 90 से माइनस करना है। ठीक है। चलिए, ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर सीखी हैं। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्लेन मिरर के बारे में कुछ और समझते हैं। ठीक है। हम लोग पहले प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जाके स्फेरिकल मिरर में आएंगे। तो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग ये सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्जेक्ट कैसे है, इमेज कैसे बनती है। तो जैसा हमने इस क्लास की स्टार्टिंग में ही सीखा कि दो तरीके की रेज होती हैं, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज। इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड रेज से होता है, ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन इंसिडेंट रेज से होता है। तो ये कुछ रेज ऑफ लाइट हैं जो इस मिरर पे जाकर इंसिडेंट हो रही हैं, और अगर इंसिडेंट हो रही हैं तो मैं कुछ और रेज भी बना देता हूं। ये कुछ और रेज हैं, ये सब इंसिडेंट हैं, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब इन सारी रेज का अब रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये कहीं आपस से मिल नहीं सकती हैं। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे तो ये सारी रेज हमको कहीं ना कहीं मिलती हुई लगेंगी। जहां पर भी मिलती हुई लगेंगी इसको हम लोग इमेज का नाम देंगे। ठीक है। ज्योमेट्री से इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर ये इमेज भी होती है। कैसे? जैसे ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है। ये साइड, इस ट्रायंगल को आप देखें, एक ट्रायंगल ये देख लेते हैं। मैं यहां पर उसको ब्लू से हाईलाइट कर देता हूं जिससे आप उन दो ट्रायंगल को कंसीडर कर पाए। ये एक ट्रायंगल हम देख रहे हैं और दूसरा ट्रायंगल ये देख रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। ये साइड कॉमन है, आप कह सकते हैं ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है, और ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है। उसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी d होगा। मतलब हम आगे से क्या यूज करने वाले हैं, किस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑब्जेक्ट और उसकी जो इमेज होती है वो हमेशा मिरर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज जो है मिरर के पीछे बनेगी, और ये ऑब्जेक्ट और ये जो इमेज है ये दोनों मिरर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। अगर ऐसा है तो मैंने ये एक मिरर बनाया और मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट इधर है, क्या इसकी इमेज इधर बनेगी और वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होंगे? अगर आपने सोचा है तो ये गलत है, इमेज यहां नहीं बनेगी, बल्कि इसकी इमेज का फॉर्मेशन इधर होगा, और ये इमेज जो यहां पर बनेगी मिरर के पीछे, यहां पर ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस भी d है। यहीं पर इमेज क्यों बनी? तो अगर आप इन सारे डायग्राम्स पर ध्यान दें तो होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज होती है ये दोनों एक ही लाइन पर होते हैं, लेकिन ये लाइन जो होती है मिरर के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज कहीं इधर बनेगी, और ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली जो लाइन है ये मिरर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कहीं अगर आपने इमेज को यहां बना दिया होता तो ये जो लाइन बनती ये मिरर के परपेंडिकुलर नहीं होती। तो ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होती है। आगे हम लोग जाके स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, तो मैं आपको ये अभी से बता दूं कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ प्लेन मिरर की नहीं है, बल्कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम प्रॉपर्टी है। ये है कॉनकेव मिरर। आप लोगों ने ये ऑप्टिक्स पहले भी पढ़ी है, पिछली क्लासेस में भी, तो आपको ये पता है कि इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये स्फेयर दिख रहा है, इस स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस स्फेयर का सर्कल है। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं, ठीक है, मान लो सेंटर में इधर कह देता हूं, ऑब्जेक्ट को अगर आप यहां पे रखते हैं तो इसकी इमेज यहां बनेगी, और ये
ऑब्जेक्ट और इमेज को जो लाइन आपस में जोड़ रही है ये मिरर के परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? कुछ देर पहले हमने सीखा था कि सर्कल के सेंटर से पास करने वाली लाइन उस सर्कल के परपेंडिकुलर होती है। तो ये सर्कल का सेंटर है, पास करने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो गई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर है। अगर तुम ऑब्जेक्ट को इधर रख दो, मान लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ये है, मान लो ऑब्जेक्ट को तुम इधर रख देते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख देते हो, तो ऑब्जेक्ट की अब इमेज ये है जो है प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं बनेगी, बल्कि अगेन अब तुम एक काम करो कि ऑब्जेक्ट और इमेज को एक लाइन से जोड़ दो जो कि सेंटर से पास कर रही है, ये परपेंडिकुलर हो गई। अगर ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है तो इमेज अब इसकी यहां आ जाएगी। अभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हैं तो इसकी इमेज भी शिफ्ट हो जाएगी, ये सेंटर है, ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई। अगर ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है O3 तो इसकी इमेज कहीं यहां बनेगी I3। तो ये जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर है, ये हर तरीके के मिरर के लिए एप्लीकेबल है। मैंने कॉनकेव का एग्जांपल दिया, कॉन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, प्लेन के लिए तो है ही, लेकिन हर मिरर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में बाद में आएंगे, अभी हमारा कंसंट्रेशन प्लेन मिरर पे है। तो प्लेन मिरर पे हमने ये सीखा ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर मिरर से है, इमेज उतनी दूरी पर मिरर से है। ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर है। ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। कैसे फॉर्मेशन होता है इमेज का? इंसिडेंट रेज जाती हैं, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज बताता है। अब अगर मैं तुमसे ये कहता कि ये एक मिरर तो है और इसके सामने अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है, मान लो यहां पर, तो आपने ये सीखा कि कैसे इमेज बनानी है। आपको ये पता चल चुका है कि इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, इसके पीछे होगा। ठीक है, कैसे होगा? यहां से रेज जाएंगी, जाकर रिफ्लेक्शन होगा, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सब ऐसा लगेगा कि इमेज से निकल के आ रही हैं। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रेज जो कि इस तरीके से आ रही हैं, और आप ये कह सकते हो कि ये इमेज। ठीक है, अब इस डायग्राम में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देंगे कि क्या चेंज है। ऑब्जेक्ट यहां था, इसकी इमेज यहां थी। मान लो कि मैं कहता कि ये मिरर ये है ही नहीं, मिरर सिर्फ यहां से स्टार्ट करके यहां चला गया। तो मिरर अगर सिर्फ इसके नीचे वाला हिस्सा है तो ये वाली जो रे दिख रही है इसका तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होता, तो ये रे मैंने हटा दी, ना इंसिडेंट रे है ना रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन क्या अभी भी ये तीनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन वहीं पर हो रहा है जहां पहले हो रहा था? इसका मतलब ये रहा कि ऑब्जेक्ट अगर ये है तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन अभी भी वहीं हो रहा है जहां पहले था। तो अगर ये मिरर पूरा होता तब भी इमेज वहीं बनती, मिरर अगर इतना है तब भी इमेज वहीं बनती, और मिरर भले ही यहां खत्म हो जाए, आप एक ऐसी लाइन बना सकते हैं जिसको लाइन ऑफ मिरर कह सकते हो। मिरर की लाइन हो गई, ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन अभी भी इसके परपेंडिकुलर है, और यहां से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। मतलब यह रहा कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिरर का क्या साइज है, ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज का फॉर्मेशन होगा। कहां होगा? इसको लाइन ऑफ मिरर आप बना दीजिए, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, इनको जोड़ने वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। तो भले ये मिरर इतना है, पूरा होता तब भी यही होता, इतना पोर्शन है तब भी यही होता। अब अगर हमने दो मिरर ले लिए, एक मिरर इतना ले लिया और दूसरा मिरर ये ले लिया, ठीक है, और मैंने कहा कि इन दो मिरर के सामने मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, कितनी इमेजेस बनेगी? क्या लगता है, दो या एक? अगर आपने एक आंसर सोचा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये पूरा मिरर होता या एक ही मिरर होता। अगर ये पूरा मिरर भी होता तभी ये एक ही इमेज को फॉर्म करता। ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होती, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता उतनी दूरी पर इमेज होती, एक ही इमेज का फॉर्मेशन होता। आप चाहे तो रे भी बना के देख सकते हैं, यहां से ये रेज गई, यहां पे कुछ रेज इधर आ गई, ये सारी रेज इंसिडेंट है। अगर इनका रिफ्लेक्शन होगा तो ये रिफ्लेक्टेड रेज आपको कहीं इधर से निकलती हुई लगेंगी, ये रिफ्लेक्टेड इधर चली गई, और रिफ्लेक्टेड इधर से आती हुई लगेंगी, ये रिफ्लेक्टेड इधर आ गई। तो चाहे नीचे वाला मिरर देखें या ऊपर वाला मिरर देखें, दोनों ने इमेज को एक ही जगह बनाया है। तो अगर ये इतना पोर्शन मिरर का नहीं भी है तब भी इमेज एक ही बनेगी।
दो कब बनती? दो तब बनती अगर आपने इन केस एक मिरर ऐसे बनाया और दूसरा मिरर इसके आगे या पीछे रख दिया। अब दो मिरर एक संग नहीं रखे हैं, अब यहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या दोनों मिरर अपनी अपनी अलग अलग इमेज बनाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे थे तो एक ही इमेज बन रही थी। अभी ये वाला मिरर अपने हिसाब से डिस्टेंस को डिफाइन करेगा, इसकी इमेज यहां बनेगी I1, और ये वाला जो मिरर है ये अपनी डिसाइड करेगा, ये इमेज बनेगी I2। तो ऑब्जेक्ट और इसकी जो दो इमेजेस बनी हैं, ये दोनों इमेजेस, सॉरी इधर बनाता हूं, एक इमेज ये मिरर रहा, इससे उतनी दूरी पर इमेज बन गई I1, और एक ये मिरर रहा, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर रहा, उससे उतनी दूरी इमेज बन गई I2। तो दो इमेजेस बनेंगी यहां पे अलग अलग, क्योंकि दोनों मिरर अलग अलग जगह पर हैं। रे डायग्राम भी आप समझ सकते हैं, यहां पे रेज गई, ये इंसिडेंट रेज है, इनका रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे ऑफ लाइट इधर चलेगी। ठीक है, तो ये बनाई है ऊपर वाले मिरर ने इमेज। उसी तरीके से नीचे वाली मिरर से रिफ्लेक्शन लेना है आपको, तो नीचे आप रेस को भेज देंगे, और अगर आप रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं इस तरीके से आती हुई लगेगी। ठीक है, तो दोनों मिरर्स ने अपनी अलग अलग इमेज बनाई है, दोनों की पोजीशंस अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों आगे पीछे रखे हैं। अगर एक ही लाइन पे रखे होते तो चाहे वो दो होते या 100 टुकड़े होते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज का फॉर्मेशन एक ही होता। ठीक है, आगे अब हम लोग अभी पढ़ते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। वो हमने सीखा कि रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज बताता है, और इमेज कहां बन रही है वो भी हमने सीखा कि मिरर से जितनी दूरी वो ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज बनती है। अगला जो पार्ट हम सीखने वाले हैं उसमें यह है कि भाई इमेज को देख कौन सकता है, देख कौन सकता है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज का मतलब इमेज को कहां से देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है आप उसको कहीं से भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड एक मिरर होता, मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरी इमेज पीछे बनती और मुझे दिखती भी। लेकिन अगर दूसरा वाला बोर्ड मिरर होता और मैं यहां खड़ा होता तो मेरी इमेज अभी भी पीछे बनती पर मुझे दिखती नहीं। तो होता क्या है एक्चुअली कि अगर हम कोई भी मिरर रखते हैं और उसके सामने अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो क्या इमेज बनेगी? अभी हमने सीखा कुछ देर पहले कि ये मिरर भले ही यहां पे खत्म हो जा रहा है, लेकिन अगर ये मिरर की लाइन होती तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता यहां से हम उतनी ही दूरी पर पीछे इमेज को बना सकते हैं। तो यहां पर कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता। अब ये इमेज का फॉर्मेशन अगर हुआ है तो कैसे हुआ है उसके लिए मैं कुछ रिफ्लेक्टेड रेज भी बनाता हूं। यहां से रे ऑफ लाइट गई और इसका रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद जो भी रे ऑफ लाइट है वो यहीं से आती हुई लगेगी, और भी रे ऑफ लाइट होंगी, इनका भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, और मिरर के सबसे नीचे वाले पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट हुई, उसका रिफ्लेक्शन हो गया। ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये हमको सब की सब इमेज से निकलती हुई दिखेंगी, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इमेज है। आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, इसके नीचे कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, सारी रिफ्लेक्टेड रे इन्हीं के बीच में ही है, इस फील्ड में ही है। तो अगर आप इसके बीच में खड़े होकर इमेज को देखोगे आपको इमेज दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इसके ऊपर चले जाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे नहीं पहुंचेगी आईज में, इसके नीचे चले जाओगे तब भी रिफ्लेक्टेड रे नहीं पहुंचेगी आईज में। इसका मतलब अगर रिफ्लेक्टेड रेज नहीं पहुंच रही हैं तो आप इमेज को नहीं देख सकते हो। तो इमेज को देखने का काम कौन कराता है? रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज अगर तुम्हारी आंखों में पहुंचती हैं तभी इमेज को देखा जा सकता है, नहीं पहुंचती है तो इमेज को नहीं देखा जा सकता। तो ये मैन जो खड़ा है ये इस इमेज को देख सकता है, यहां पे कोई होता नहीं दिखता, यहां पे कोई होता नहीं दिखता, और जहां से इमेज को देखा जा सकता है इसी को हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, और एक प्रॉब्लम ये है कि मान लो ये दो मिरर्स, ठीक है। अब अगर ये दो मिरर्स हमने यहां पे इस तरीके से बनाए हुए हैं तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी ये बात की बात है।
ठीक है, वो हम सीखेंगे इमेज का फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इमेजेस। अभी हमारा कंसंट्रेशन ये है कि अगर मान लो जो डायरेक्ट इमेजेस बनती, जैसे मान लो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो क्या लगता है, एक इमेज इसके पीछे बन रही होती, I1 मैं कह देता हूं, क्या ये वाला मिरर इमेज बनाता? बिल्कुल बनाता। इस मिरर को हटा दो और खुद सोचो कि ये मिरर है, तो मिरर की जो लाइन होती है उससे जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर वो इमेज को बनाता, तो कहीं यहां पर एक दूसरी इमेज बन जाती। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी है, ये दोनों, ये लाइन जो है मिरर के परपेंडिकुलर है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनी है जो इस मिरर ने बनाई है, और ये जो लाइन बनेगी ये इस मिरर के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यहां पर अगर एक मैन खड़ा हुआ है इस जगह पर, इसको मैं नाम देता हूं मैन M1, और इस जगह पर एक दूसरा मैन खड़ा है मैन M2। दोनों मिरर की तरफ देखते हैं और सवाल यह है कि अब मैन 1 और मैन 2 को कितनी इमेजेस दिख रही हैं? क्या I1 I2 दोनों दिख रही हैं, या सिर्फ I1 दिख रही है, या सिर्फ I2 दिख रही है? इमेज को देखने के लिए क्या होना चाहिए? फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होना चाहिए, या इमेज आप तभी देख सकते हो जब रिफ्लेक्टेड रेज आंखों में पहुंचती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, जरा इसका डायग्राम बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन जो इस मिरर के पीछे हुआ है, उसके लिए हम अगर कुछ रेस को इस तरीके से भेजते हैं जिसको हम इंसिडेंट रेस कहेंगे, क्या ये इंसिडेंट रेस से जब रिफ्लेक्शन होगा तो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेस यहीं से आती हुई लगेंगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई, इधर भाई रिफ्लेक्टेड रे इधर आ गई, ये कहीं इधर आ गई, ये कहीं इधर आ गई। तो आप इस डायग्राम को देख के ये बताइए कि क्या रिफ्लेक्टेड रेज आंखों में पहुंचेंगी तो इमेज बनेगी? ये रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ये M1 की आंखों में पहुंचेंगी, बीच में कहीं है, और इनमें से रिफ्लेक्टेड कोई ना कोई M2 की आंखों में पहुंचेगी। तो M2 भी I1 को देख सकता है, M1 भी I1 को देख सकता है। तो जो इमेज I1 बन रही है इसको दोनों मैन देख सकते हैं। I2 की बात करते हैं, इसको कौन देखता है? क्योंकि ये इमेज इस मिरर ने बनाई है तो इसका रिफ्लेक्शन भी इसी मिरर से लेंगे। कुछ रेज ऑफ लाइट हम इधर ले आते हैं और हम इनका रिफ्लेक्शन कराएंगे। रिफ्लेक्शन के बाद जितनी भी रे हैं वो सब हमें I2 से आती हुई लगेंगी। तो ये हो गई, इनका पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, और इस इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमने ये रिफ्लेक्टेड रे बनाई है। ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है हमको इस इमेज से आती हुई लग रही है। डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज M2 की आंखों में तो पहुंचेंगी, लेकिन इनमें से कोई भी रिफ्लेक्टेड रेज M1 की आंखों में नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि इमेज तभी दिखती है जब रिफ्लेक्टेड रे आंखों में पहुंचती है। तो M2 की आंखों में ये नीली वाली रिफ्लेक्टेड रे भी पहुंची है और ये लाल वाली रिफ्लेक्टेड रे भी पहुंची है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो M2 मैन M2 है ये I1 और I2 दोनों को देख सकता है। लेकिन जो ये मैन M1 है उसकी आंखों में सिर्फ रेड कलर वाली रिफ्लेक्टेड पहुंच रही है, कोई भी ब्लू रिफ्लेक्टेड है उसकी आंखों में नहीं पहुंचेगी। तो जो मैन M1 है वो सिर्फ और सिर्फ I1 को देख सकता है, वो I2 को नहीं देख सकता। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये समझते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू का मतलब ये हुआ कि जहां से इमेज को देखा जा सकता है, और इमेज आपको तभी दिखती है जब रिफ्लेक्टेड रेज आंखों में पहुंचती है।